क्योंकि आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला मॉडर्न फिजिक्स, वो कितने मार्क्स का बोर्ड में अगर आपसे मैं बोलूँ तो भाई कितने नंबर का आता है, 22 मार्क्स का। क्योंकि जो फिजिक्स का पार्ट 2 है उसमें आपका एक ऑप्टिक्स है, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है। तो ऑप्टिक्स 13 मार्क्स का आता है, लेकिन 22 मार्क्स का मॉडर्न फिजिक्स आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप सभी को एक चीज़ बोलूँगा, सभी को लास्ट तक बने रहता है। बहुत ही धीमे धीमे सारी चीज़ों को हम लोग खत्म करेंगे, जो जितना भी बोर्ड में आता है यहाँ से वो सारा खत्म करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो विद न्यूमेरिकल्स हमारी सीरीज चलेगी। इस मतलब जो भी चैप्टर हमारा स्टार्ट होएगा, आज जैसे चैप्टर 11 में स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, ये विद न्यूमेरिकल्स हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया हो? चलिए, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ऑप्टिक्स भी होएगा, उसकी टेंशन मत लेना। कुछ बच्चे फिर कमेंट करने लगे सर ऑप्टिक्स तो हुआ नहीं। पहले ये चैप्टर मतलब मॉडर्न फिजिक्स मेरे को लगा थोड़ा जल्दी खत्म कर देनी चाहिए आपके लिए, इसलिए इसको स्टार्ट किया। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अब फाइनली आपका सिलेबस ही चलेगा, सीरीज हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। बट कंडीशन एक है, देखो हर क्लास में कम से कम इतने बच्चे लाइव रहने चाहिए, तभी मजा आएगा, आप लोगों को पता है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 12 परमाणु, एटम। चैप्टर नंबर 13 नाभिक, न्यूक्लियस। देखो इसमें है ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा देखोगे तो केमिस्ट्री भी समाहित है। ये चैप्टर्स केमिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग थोड़ी बहुत केमिस्ट्री 11th में पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं लॉजिक गेट्स भी इसमें पढ़ाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैप्टर नंबर 14 से बोर्ड एग्जाम पूछी जाती हैं। तो ये 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपके सिलेबस में 4 ही चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप संचार व्यवस्था एक चैप्टर हुआ करता था, बट अभी तो हमें वो देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम बारी बारी से अभी साथ के साथ खत्म करते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद रखना बच्चों, 22 मार्क्स की है। चलिए, तो सभी बच्चे जल्दी से डाल लीजिए चैप्टर नंबर 11। और ये हम सारा का सारा जितना भी महामैराथन चलेंगे हम लिख लिख कर ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा ये कमेंट ना करे सर PDF ऐड कर लो भाई, सभी से गुजारिश है, क्योंकि ये मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करते हो, अगर आपको विद PPT पढ़ना तो PPT हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, पढ़ते रहना आराम से। बट ये हम विदाउट PPT डिस्कस करेंगे। डाल लीजिए सभी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखो चैप्टर का नाम कैसे पढ़ा। अगर मैं विकिरण रेडिएशन की बात करूँ या फिर मैटर वेव्स की बात करूँ, तो देखो प्रकाश जो है ना वो 2 तरह की क्रिया रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है। इनमें हमें देखने को मिलता है कि प्रकाश का क्वांटम या फिर कह सकते हैं कण प्रकृति। लेकिन वहीं पर अगर हम व्यतिकरण देखें, विवर्तन देखें, प्रकाश का ध्रुवण देखें, इन सभी घटनाओं में प्रकाश की तरंग प्रकृति हमें देखने को मिलती है। अब वैज्ञानिक जितने भी थे भाई वो ब्रह्म, वैसे मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा सारी चीजें, बस मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का जो मतलब है वो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर क्यों पढ़ा। ठीक है, तो जो प्रकाश है ये कण और तरंग दोनों प्रकृति रिप्रेजेंट करता है। कुछ घटनाओं में ये कण की तरह बिहेव करता है, कण प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां ये तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो जितने भी वैज्ञानिक थे उनको इस घटना ने भ्रम में डाल दिया। आखिर प्रकाश को हम माने तो माने क्या, क्योंकि अगर हम कॉम्पटन प्रभाव देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव देखें, रमन प्रभाव देखें, ये सभी घटनाओं में हम देखते हैं प्रकाश का क्वांटम या फिर कण प्रकृति। लेकिन अगर वहीं पर हम व्यतिकरण को देखें, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, टेंशन मत लेना। विवर्तन देखें, प्रकाश का ध्रुवण देखें, उनमें हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रकाश का कैसा नेचर है, डुअल नेचर। कुछ घटनाओं में वो कण की तरह बिहेव कर रहा है, तो कुछ घटनाओं में वो तरंग की तरह बिहेव कर रहा है। इसी को कहा जाता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति या विकिरण की द्वैत प्रकृति। अब ये केवल भाई प्रकाश के साथ नहीं होता, जितने भी हमारे गतिशील कण होते हैं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चाहे मैं फोटोन की बात करूं, वो है तो कण, लेकिन जब वो गति करते हैं तो गति करते टाइम उनमें एक तरंग भी रिप्रेजेंट होती है या फिर तरंग भी उसमें समाहित होती है। तो जो हमारे कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो कण के साथ साथ तरंग की तरह, जितनी भी तरंग में प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो वेवलेंथ की बात करूं या फिर मैं तरंग चाल की बात करूं, वो हमें
वहां पर भी देखने को मिल जाती है। ये चीजें मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर लौट कर आता हूं। जो हमें भी शुरुआत में पढ़ना है वो है बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो सभी बच्चे, या फिर हम इसको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं, सभी जल्दी से हेडिंग डाल लो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बहुत ही प्यार से डिस्कस करेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है ना, खाना पीना खा के बैठे होंगे उम्मीद करता हूं। इंग्लिश में लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है बच्चों, सभी हेडिंग डाल लो। ये हमारा पहला हेडिंग है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर से पूछी जा सकती है, देखो बहुत कुछ है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और भाई इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, सभी को याद रखना है। इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं एक हेडिंग, जैसे अभी मैं आपको दहली आवृत्ति कराऊंगा, दहली तरंग दैर्घ्य कराऊंगा, धातु का कार्यफलन कराऊंगा, उनके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कुछ कुछ साथ के साथ कराता जाऊंगा। बात आती है भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ धातु की 2 प्लेटें बनाएंगे और इसको एक बॉक्स में, कांच का बॉक्स है, इसमें इसको ऐसे करके बंद सा कर देंगे हम। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट, यहाँ पर नीचे हमारी एक बैटरी लगी हुई है, इसको माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, धारा मापी, धारा को मापने के लिए। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से जो धारा ये आई है प्रकाश वैद्युत धारा में इसको बोलूंगा। अब होता क्या है, ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और हम क्या करते हैं, इस धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश। तो यहां लिख सकते हो आप लोग उच्च आवृत्ति का प्रकाश। ठीक है ना, ध्यान से समझना सारी चीजों को, और कोई भी बच्चा सेशन को बीच में स्किप करके ना जाए, नहीं तो अपना नुकसान करोगे। तो होता क्या है बच्चों, जब हम किसी धातु की सतह पर, ये दोनों आपको क्या दिख रही हैं, ये धातु की सरफेस हैं, इस वाली सतह को हमने बैटरी की ऋण प्लेट से जोड़ दिया है बच्चों, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको धारामापी से जोड़ते हुए जो हमारी बैटरी उसकी धन प्लेट से जोड़ दिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या समझना है, तो जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब मैं आपसे पूछूं भाई ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से उत्सर्जित हुए, तो आप सीधे बोल दोगे सर प्रकाश की वजह से। इसी वजह से इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या लिखोगे, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से प्रकाश की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है किसकी वजह से उत्सर्जित हुए। अगर मैं आपसे पूछूंगा धातु की सतह से प्रकाश के प्रभाव से, किसकी वजह से, प्रकाश के प्रभाव से, प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी वजह से इस घटना को बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित आपके हो रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश की वजह से उत्सर्जित हुए। तो आप इनको नामकरण कर सकते हो, यहां पर ये हमारे क्या हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है। और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है ना, धीरे धीरे करके सारी चीज समझ में आएंगी। तो अब हम यहां पर क्या थ्योरी लिखेंगे बच्चों, यहां पर आप लिखोगे जब किसी धातु की सतह पर, देख रहे हो ना धातु की सतह, ये मैंने जो बनाई है भाई, धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी कैसी उसकी, हाई है, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, तो प्रकाश के प्रभाव से, धातु की
सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो घटना है तथा यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ऐसे करके आप इजीली इसकी थ्योरी लिख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको थ्योरी लिखना बता दिया है, रटना नहीं है, हमें इसी से पूरी की पूरी थ्योरी बनानी है। ठीक है, ये हमने क्या लिया? ये धातु की सतह है। ठीक है, ये क्या है? धातु की सतह। ये जो प्लेट है धातु की, इसको हमने बैटरी की रेड प्लेट से जोड़ दिया, और ये जो प्लेट है धातु की, इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ बैटरी की धन प्लेट से जोड़ दिया। अब हमने क्या किया? इस धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला। जब हमने इस धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो हमने क्या देखा कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। क्या हुआ? इस धातु की सतह से हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से उत्सर्जित हुए? तो ये जो प्रकाश हमने डाला है, ये प्रकाश के प्रभाव की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, उनको नाम हमने क्या दिया? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने अपनाया, ये पूरी की पूरी जो घटना है, इसको हमने नाम दे दिया क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, सिंपल सी चीज है। उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्लियर है ना सभी को? जल्दी से कमेंट करते रहना भाई। ओके, लाइक एंड शेयर करते रहना। देखो मैंने 300 प्लस का टारगेट दिया है, बट मेरे को लग रहा है 300 प्लस का टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया लाइव का। जल्दी से शेयर करो, लाइक कर दो सभी जितने बच्चे लाइव हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ये हमारा जो पहला हेडिंग था वो क्लियर हो चुका है। अब देखो आगे की जो कहानी है ना, थोड़ी लॉजिकली आपको समझनी है, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल है, जो प्रयोग है, वो तो मैं आपको नहीं कराने वाला, बट उसके आधार पर जो चीजें हैं। अब देखो हुआ क्या, एक वैज्ञानिक लेनार्ड हैं, एक वैज्ञानिक हर्ट्ज हैं, और एक वैज्ञानिक मिलिकन है एवं मिलिकन। इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, इसके ऊपर अनेक एक्सपेरिमेंट किए, अनेक प्रयोग किए। किसने? वैज्ञानिक लेनार्ड, हर्ट्ज और मिलिकन ने। इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स किए, अनेक प्रयोग किए, और उसके आधार पर इन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम दिए हैं 5, और एक प्रायोगिक समीकरण दिया है। तो यहां लिख सकते हो, मैं बस वही चीज बताऊं, क्योंकि पूरा का पूरा अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि वो बोर्ड में आता ही नहीं है कभी, तो हमें उसे समझने से मतलब नहीं है। जो लॉजिक चीज है वो हमको क्या समझनी है, तो यहां पर लिखोगे वैज्ञानिक, ये तीनों हैं, इन्होंने क्या दिया? एक प्रायोगिक समीकरण दिया। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में उत्सर्जन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्न समीकरण दिया। अब वो क्या समीकरण है बच्चों? तो इन्होंने जो समीकरण दिया वो था E के बराबर A न्यू माइनस बी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक समीकरण। ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक समीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ये प्रायोगिक समीकरण है। ये वैज्ञानिक हैं लेनार्ड, हर्ट्ज, मिलिकन। इन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर बहुत अनेक एक्सपेरिमेंट किए, अनेक प्रयोग किए,
और उसके आधार पर इन्होंने एक समीकरण दिया और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम भी दिए हैं। वो नियम भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये जो समीकरण है हमें मिल गया भाई ई के बराबर ए न्यू माइनस बी। अब हमें ई के तो पता है भाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इन्होंने भी बता दिया। ई के क्या है हमारा यहाँ पर, अधिकतम गतिज ऊर्जा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनके पास जो एनर्जी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो ये है अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। न्यू शायद सभी जानते होंगे, प्रकाश की आवृत्ति है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक हैं ये ए और बी यहां पर क्या है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इन्होंने ए एंड बी को यहां पर क्या बता दिया, कांस्टेंट या फिर नियतांक। ये नहीं बता पाए कि यहां पर ए और बी क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना सारी चीजों को। इन्होंने अनेक एक्सपेरिमेंट किए, अनेक प्रयोग किए, इसके आधार पर इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए एक प्रायोगिक समीकरण भी दिया। वो समीकरण हमारा क्या था, ई के बराबर ए न्यू माइनस बी दे दिया। बट इस समीकरण में ई के इन्होंने बता दिया अधिकतम गतिज ऊर्जा है, न्यू इन्होंने बता दिया प्रकाश की आवृत्ति है, लेकिन यहां पर ए और बी क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ना बता पाए कि यहां पर ए और बी क्या है। तो ए और बी इन्होंने इनको नाम क्या दे दिया, कांस्टेंट या फिर नियतांक का। इन्होंने कह दिया भाई यहां पर ए और बी हमारे क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। बट ये पूरी सच्चाई नहीं थी। बाद में एक नाम आपने जाना पहचाना सुना होगा, आइंस्टीन, शायद सुना हो गलती से। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो ये नाम कहते हैं रग रग में बसा हुआ है। ठीक है, तो फिर वैज्ञानिक आइंस्टीन आए, उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में जो उन्होंने प्रायोगिक समीकरण दिया था उसी पर आगे रिसर्च की, और इस प्रायोगिक समीकरण को उन्होंने चेंज किया, अर्थात आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बनाया। वो समीकरण हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो निकल के आता वो निकल के आया ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो जो कांस्टेंट उन्होंने बताया था ए और बी, उस ए का मतलब यहां पर क्या है, प्लांक नियतांक, और बी डब्ल्यू का मतलब यहां पर है धातु का कार्यफलन। जो वैज्ञानिक ये तीनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। और उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो समीकरण है, जो प्रायोगिक समीकरण था, उसको चेंज किया और उसके आधार पर उसी के अनुरूप उन्होंने एक समीकरण दिया। इसमें भी आगे जाके और चेंजेस होंगे, बट फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि जो ए और बी हमारे वहां पर कांस्टेंट हैं, उस ए की जगह प्लांक नियतांक आएगा, और जो डब्ल्यू है उसकी जगह पर धातु का कार्यफलन आने वाला है। बस ये छोटी छोटी चीजें और समझ लो। देखो जितने बच्चे लाइव हो लाइक और शेयर कर देना, क्लास लंबा चलेगा। अगर आप चाहते हो कि जो सिलेबस है उसको मैं जल्दी से खत्म करा दूं एकदम लॉजिकली, एक एक चीज डिटेल में, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, कर देना लाइक एंड शेयर। ठीक है, बस इतना समझ लो, हमें यहाँ से बस इतना ही चाहिए और कुछ ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है भाई। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दो। अब यहाँ पर कुछ टर्म और यूज होते हैं, उनको हमें और समझना जरूरी है। जैसे एक टर्म इन्होंने यूज किया इसमें, देहली आवृत्ति। क्या यूज किया, देहली आवृत्ति। इंग्लिश में इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझना इन सारी चीजों को। क्या नाम दिया इन्होंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये होता क्या है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो यहां पर आप लिखोगे वह न्यूनतम आवृत्ति। न्यूनतम का मतलब जानते हो ना, कम से कम। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट, याद रखना, प्रकाश की आवृत्ति होती है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो देहली आवृत्ति टर्म है, आगे लिखोगे इसे न्यू नॉट से, इसका नाम लिख लेना बच्चों, न्यू नॉट। क्या बोलते हैं इसको, न्यू, न्यू मींस नया। ठीक है, न्यू नॉट, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप लोग लॉजिकली समझना। देखो अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपसे क्या बोला
कि अगर हम किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब वो कम से कम आवृत्ति का प्रकाश कौन सा होगा, वह कम से कम आवृत्ति का प्रकाश कौन सा होगा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर पाएगा। अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने वाला। तो दहली आवृत्ति का मतलब है एक बाउंड, एक ये मान के चलिए ये एक लेयर है। अगर प्रकाश के पास इससे ऊपर का प्रकाश है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले हैं। अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले, ठीक है ना। तो वह कम से कम आवृत्ति जो किसी भी धातु की, कोई भी मेटल आप ले सकते हो, ये मेटल का सरफेस आप लोग मान के चलिए, ये धातु की क्या है, एक सरफेस है सतह है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस धातु की सतह पर हम लोग उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो धातु की सतह से आपको लाजमी पता चल गया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये तो क्लियर है सभी को। लेकिन भाई वो कम से कम आवृत्ति का प्रकाश कौन सा होना चाहिए जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसकी भी ना कोई सीमा होगी ना, कि अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश है तो ये प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, है या नहीं है। तो यहां पर हमने इसी को डिफाइन किया है कि एक वह कम से कम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, वो आवृत्ति क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति। और हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, न्यू नॉट से। आपने भाई न्यू बराबर शायद गलती से सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई याद रखना, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। और यहां पर अगर हम लोग दहली आवृत्ति के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं तो न्यू नॉट बराबर यहां पर बन जाता है बच्चों सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। अब न्यू नॉट तो आपको पता है भाई, न्यू नॉट तो हमको सभी को पता चल गया भाई, यहां पर दहली आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है बच्चों, दहली आवृत्ति है। सी आप सभी जानते हो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो सी क्या है हमारी यहां पर, प्रकाश की चाल। अगर मैं लैम्डा नॉट की बात करूं बच्चों यहां पर, तो ये हमारा क्या है, दहली तरंग दैर्घ्य है। याद रखना क्या है ये, दहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं या दहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इसको डिफाइन करने में झिझकेगा। हर कोई डिफाइन कर देगा भाई दहली आवृत्ति क्या होती है। वह कम से कम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है। अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश है तो धातु की सतह, ये जो सरफेस है इस मेटल की, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले नहीं है। अगर हमने दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर इस धातु की सरफेस पर डाला है, इज दैट क्लियर। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो इसी का अपोजिट है हमारा दहली तरंग है, इसका अपोजिट, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो न्यू बराबर क्या, सी अपॉन लैम्डा। अब मैंने आवृत्ति को न्यूनतम बोला है, तो अगर मैं दहली तरंग दैर्घ्य बनाऊंगा तो मुझे इसको अधिकतम बोलना पड़ेगा। आप समझदार हो ना भाई इतने, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, लो आगे देख ही लो, ठीक है। अगले हेडिंग डाल लो, दहली तरंग दैर्घ्य। छोटी छोटी चीजें हैं बट काम की चीजें हैं, याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत काम देने वाली है। दहली तरंग दैर्घ्य, दिल्ली नहीं है भाई, दिल्ली करने लग जाओ आप लोग, ये दहली नहीं है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड, टी आर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैंने क्या बोला, उसका हमें इसको अपोजिट बनाना है। अगर आवृत्ति को हमने न्यूनतम बोला है तो तरंग दैर्घ्य हमारी अधिकतम होगी। वह लिखोगे, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, क्या कहलाती है बच्चों, दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती
है, उसका मैंने अपोजिट किया या नहीं किया ये बताओ जल्दी से। वहां पर मैंने बोला था कि आवृत्ति बच्चों हमारी कैसी होगी, मिनिमम या फिर न्यूनतम। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो अगर आप आवृत्ति को न्यूनतम कर रहे हो तो लैम्डा अधिकतम होगा, तो इसको बोलेंगे दहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। आगे आप लिखोगे इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आपने उधर जो फॉर्मूला बनाया उसका एकदम अपोजिट मार दो भाई। न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है, तो लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू नॉट, ठीक है ना। इसमें किसी को परेशानी, उसका हमने इसको एकदम उल्टा किया है, क्योंकि हमने उसको क्या बोला था, न्यूनतम, और मैंने यहां पर क्या यूज किया, बस अधिकतम। तीन डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं भाई, एक हमारा पीछे हो गया, एक ये हो गया, और एक आने वाला है धातु का कार्यफलन या फिर कार्यफलन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये क्या होता है, बहुत ही छोटी सी चीज है, ठीक है। तो जो आवृत्ति है ना उसी से रिलेटेड इसको बना दो। वह न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से, जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, धातु का कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। देखो आगे जाके मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण इसी को यूज करके भी दिया है। तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर इनडायरेक्टली बनता है, W बराबर H न्यू नॉट। अब ये कैसे बना, क्यों बना, आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये आगे जाके हमारे काम आने वाला है कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है। आइंस्टीन का मैं प्रकाश विद्युत समीकरण आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या करते हैं वैज्ञानिक आइंस्टीन जी, ये है कोई धातु, ठीक है, क्या है, ये कोई धातु है, और इस धातु में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर हम कैसे मान लें W बराबर H न्यू नॉट होता, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, आगे जाके तो हम इसको डिस्कस कर ही लेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने क्या किया, इस वह उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला। क्या डाला, उच्च आवृत्ति का प्रकाश। आगे जाके हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्लांक जी कहते हैं कि जो हमारा प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेटों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश फोटोनों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, फोटोनों के रूप में चलता है। और प्रत्येक फोटोन के पास जो ऊर्जा होती है वो H न्यू होती है। ये आगे की रामायण है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ाऊंगा, उसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आएगा। तो मैं अभी कुछ बच्चे कमेंट करेंगे ना W बराबर सर हम कैसे मान लें H न्यू नॉट आया, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए प्यार से, शांति से, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या, ये क्या है, उच्च आवृत्ति का प्रकाश है, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये उच्च आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर डाला, और धातु के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। और जो हमारा प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है, फोटॉन्स के रूप में। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेटों के रूप में चलता है। इन बंडल या पैकेटों को क्या बोलते हैं, फोटोन। और प्रत्येक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है, H न्यू। अब क्या होने वाला है, बहुत सारे फोटोन हैं, उनमें से कोई एक फोटोन धातु के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। मान के चलिए इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, और जितनी भी ऊर्जा इस फोटोन के पास थी, क्योंकि प्रकाश में तो बहुत सारे फोटोन हैं, तो उन फोटोनों में से कोई एक फोटोन धातु के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन इस वाले से टकरा गया। मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं। धातु के अंदर वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया,
और जितनी भी ऊर्जा उस फोटोन के पास थी वो सारी की सारी ऊर्जा किसके पास आ गई? अब इस इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है ना? तो फोटोन के पास कितनी ऊर्जा थी बच्चों? h न्यू। यही तो है ना फोटोन के पास। अब इस ऊर्जा में से इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? उस मेटल के अंदर है। कहां पर है? धातु के अंदर है। अब जितनी ऊर्जा फोटोन के पास थी उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो जाती है। इसी को बोलते हैं धातु का कार्यफलन। समझ आया? नहीं आया? तो भाई फोटोन के पास जितनी भी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा किसके पास आ गई? इलेक्ट्रॉन के पास। किसके पास आ गई? इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? धातु के अंदर है। तो फोटोन ने उसको जितनी ऊर्जा दी थी उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से इस सतह तक लाने में खर्च हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? धातु का कार्यफलन। और बाकी जो ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, अर्थात यहां से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3-4, मतलब बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन में बाहर निकला, क्यों निकला? उसके पास गतिज ऊर्जा है, अर्थात ई के है। ठीक है? तो टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी थी? h न्यू। अब इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सरफेस तक या सतह तक लाने में खर्च होगी, जिसको कहते हैं धातु का कार्यफलन। और जो शेष ऊर्जा है वो ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से 3-4 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला? ये फोटोन के पास ऊर्जा थी, इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च होगी और शेष ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप यहां से ई के निकालते हो तो ई के बराबर क्या आ जाएगा? h न्यू माइनस डब्ल्यू। अगर, ध्यान से समझना, अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, अर्थात दहली आवृत्ति से कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलने वाला है नहीं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलने वाला है नहीं। प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, अर्थात दहली आवृत्ति से कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा, उसके पास ऊर्जा है ही नहीं, उसकी आवृत्ति क्या है? दहली आवृत्ति माइनस डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू इधर ले आओ, h न्यू इधर लेके आओगे तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर h न्यू नॉट। कुछ बच्चे हमारे ग्रेड वाले कमेंट करेंगे तो h न्यू नॉट कुछ इस टाइप से आता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं किसी को? देख लीजिए सही बच्चे जल्दी से। ठीक है, पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया। आखिर ये डब्ल्यू बराबर h न्यू नॉट कहाँ से आया, और मैंने आपको यहाँ पर हल्का सा हिंट दे दिया कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, आखिर वो कैसे आएगा। क्लियर है ना सभी को? चलिए भाई यहां तक मेरे को जल्दी से बताओ, ये W बराबर h न्यू नॉट मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि भाई ये ऐसा आया तो क्यों आया, वो रीजन मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो बच्चे हमारे नए आए हों, मैंने आपको यहाँ पर 3 डेफिनेशंस बता दी हैं, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन। यहां तक क्लियर है? इसके ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अभी कराने वाला हूं, फिर मैं आपको कराऊंगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। 5 नियम है, ध्यान से समझने हैं भाई आपको। पहले यहां तक क्लियर है तो सभी मेरे को जल्दी से बता दो। ये फॉर्मूला याद कर लो, एक ये वाला देख लो, एक ये वाला देख लो, एक ई के बराबर h न्यू देख लो, या फिर ई बराबर h न्यू मैं कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ई बराबर h न्यू, क्योंकि प्लांक फोटोन के पास इतनी ही ऊर्जा होती है, ई के हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी हो सभी, जल्दी से शेयर कर दो, 300 प्लस बच्चे लाइव होने चाहिए कम से कम, जल्दी से करो शेयर। अब रेडी हो जाओ, एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, मतलब मैं लिखने वाला हूं। चलिए इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स यहां से आते हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंबल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से हम लोग एकदम। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसको जल्दी से करिए, मेरे को जल्दी से बताइए इसका आंसर फाइनल क्या आने वाला है।
आप लोग कोशिश करोगे, आप लोग कर सकते हो, अगर कोशिश करोगे तो कर पाओगे, अगर आप नहीं कर पाए हो तो शायद आप ग्रेट वाली कैटेगरी में आते हो। ये तरंग धैर्य दे रखी है, मतलब लैम्डा आपको दे रखा है। लैम्डा कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। अब इसको मीटर में चेंज करोगे तो 6000। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। अब अगर मैं 6000 को लिखूं 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−10 मीटर, तो मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। -10 है, प्लस का 3 है, क्या बचेगा? 6 इंटू 10⁻−7। क्या बोला उसने? फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब न्यू आपसे पूछ रहा है। और हम आपको फॉर्मूला एक बताए हैं, न्यू बराबर c/λ। c प्रकाश की चाल सभी को पता है, 3 इंटू 10⁸ होता है। लैम्डा 6 इंटू 10⁻−7। इस पावर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये पावर हमारी ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 3/6 गुणा 10⁸ गुणा 10⁻। तो कुछ 6 से आप 3 को डिवाइड कर सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो फिर आप ग्रेड वाली कैटेगरी में आते हो। 0.6×5 0.5 आ जाएगा आपका ये, गुणा 10⁻। आप लिखना चाहते हो तो 8 × 7 15 हो गया, 10⁻15। आप छोड़ना चाहते हो तो इतना छोड़ सकते हो, हर्ट्ज हो गया आंसर। नहीं तो 1 10 का मल्टीपल आप इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा आपका, और एक पावर वहाँ से कम हो जाएगी, 10⁻14 हर्ट्ज। तो भाई कैसे भी कर सकते हो, बात वही है बच्चों। आंसर उम्मीद करता हूँ हमारे 60% बच्चों ने कर लिया होगा। आगे भाई आंसर सभी का आगे ना, आंसर सभी का। अरे शिव गोपाल पूरा कैलकुलेशन तो करो। कोई बात नहीं राजू पंजाबी भाई, सोलो तो फिर क्या कर सकते हैं ये बताओ। आंसर तो आ गया ना सभी का? चलिए भाई आंसर देख लो, आपके सामने मैंने करा दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे को लगता है इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे फिर हम जो नियम है उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर आगे फिर न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से करेंगे। एक न्यूमेरिकल और हो जाए। रेडी हो सभी? बताइए जल्दी से, रेडी हो? एक क्वेश्चन और, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। किसी धातु का कार्यफलन, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसके लिए दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बताइए, इसको कर लोगे आप लोग? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ। अभी न्यूमेरिकल पर हम लौट कर आते हैं। इस न्यूमेरिकल में उसने क्या बोला है कि जो हमारा मेटल है उसका जो कार्यफलन है W कितना है बच्चों? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग ग्रेट हो, उम्मीद करता हूं होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। नहीं 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 भाई, स्वतंत्र H का मान ये कहाँ होता है? ये होता है H का मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक नितांक का मान है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये प्लांक नितांक का वैल्यू होता है। देख लीजिए 6.6 इंटू 10⁻34। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। स्वतंत्र भाई कितने मोटे हैं? अरे भाई क्यों नज़र लगा लो भाई। मोहम्मद काफियान, अब तुम मतलब पतले हो तो दूसरों की बेइज्जती करोगे? वाह वाह वाह। मोटा होना सही है भाई, नहीं तो लोग दुबले पतले पता नहीं क्या क्या संज्ञा देते हैं, ठीक है। आप भी मोटे हो जाओ, दैट्स बेटर फॉर यू। जल्दी से लाइक कर दो सभी जितने बच्चे लाए वो, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी नहीं करते अच्छे बच्चे। 1875 एंगस्ट्रॉम दहली आवृत्ति पूछ रहा है भाई। शिखा सिंह गलत बता रहे हो आंसर। गोल मटोल, अरे स्वतंत्र तुमने कौन सा डीपी लगा लिया भाई जो बच्चे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं इतनी? गोलू मोलू से बन रहे हो, चलिए कोई नहीं। और बच्चे कमेंट करो। देखो दहली आवृत्ति है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने बता दिया। आप इसको पहले जूल में चेंज करोगे तो 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल।
अब देखो हम आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाए हैं W वाला, H न्यू नॉट, सभी को पता है। अब न्यू नॉट हमको निकालना है, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन H। W आपके पास ये रहा 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, और जो H है वो मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया भाई। H आपको कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.6 इंटू 10⁻34। जितने बच्चे लाए वो अब आपका सिलेबस ही चलेगा, ठीक है। और जो सीरीज़ हम लोग चला रहे थे उनको अभी डिसकंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड है पहले मैं उसको ख़त्म कर दूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, ओके। जैसे कि आपका सिलेबस आप लोग बोल रहे थे तो मैं ख़त्म करा दे रहा हूँ। ये कैंसिल इज इक्वल टू 1.6, ये पावर आप ऊपर लेके जाओगे तो इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻34। ये प्लस का 34, ये माइनस का 19, क्या बचेगा 10⁻15, ओके। और इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर है, सभी का आंसर आ गया। सर जी लोग बेइज्जती कर रहे हैं क्या, लग तो रहा है भाई बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, बट कह दिया ना मोटा होना गलत थोड़ी ना है, ये बताओ। जो इंसान मोटा है मतलब उसको लोग बेइज्जत करेंगे, लोगों की मानसिकता जैसी होती है। अब जो पतला है वो तो तारीफ करेगा नहीं, वो तो तुम्हें मोटा ही बोलेगा, क्योंकि वो खुद मोटा नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, होता है स्वतंत्र। ये छोटी छोटी चीजें दिल पे मत लिया करो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा खत्म हो चुका है पहले। हाँ सही बात है, दानिश गेमिंग, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए ये क्लियर है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये क्लियर है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे भाई वो करेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। पहले मैं नियम को थोड़ा सा लिख दूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक लेनार्ड और मिलिकन हैं और हर्ट्स हैं, इन्होंने प्रयोग के आधार पर कुछ नियम दिए जिन्हें हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहते हैं, और वो 5 नियम हैं। कितने नियम हैं, 5 नियम हैं। तो लिख सकते हो वैज्ञानिक लेनार्ड एवं मिलिकन ने, वैज्ञानिक लेनार्ड एवं मिलिकन ने प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में निम्न नियम दिए। 5 नियम है, ठीक है। निम्न 5 नियम दिए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, ये किस पर डिपेंड करती है, ये धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहला नियम आप लोग लिख सकते हो, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले नियमों को सही तरह लिख लो क्योंकि एक दूसरे में उलझ जाते हैं नियमों में बच्चे। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर जो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी। धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसका मतलब अगर आप लोग जानते हो तो जल्दी से कमेंट करो। आगे भी 4 नियम और हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अब देखो, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकलने के बाद कितनी तेजी से गति करेगा, दोनों में अंतर है। यहाँ लिख लो, उत्सर्जित, दूसरा नियम है उत्सर्जित
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इस पर डिपेंड नहीं करती। जल्दी से बताओ, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करेंगे? उनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किस पर? जो प्रकाश आप डाल रहे हो, अभी एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन न लो। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। दो नियम हो गए, तीन अभी एक्सप्लेन करेंगे हम सभी को, टेंशन मत लेना। तीसरे के लिए भी स्पेस है यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अगर नहीं लिया तो जल्दी से ले लिया करो। ठीक है, आगे लिखिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, देख लो, ये तीसरा नियम है। अभी अच्छे से हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे, एकदम गजब बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा है, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, एक निश्चित आवृत्ति जानते हो ना, देहली आवृत्ति। एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। ठीक है, ये हमारा चौथा नियम है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पांचवा और इंपॉर्टेंट नियम है, धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है, उससे तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच अभी सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। होने के बीच कोई समय पश्चिता, इसका मतलब क्या होता है वही मैं बता दूंगा। बीच कोई समय पश्चिता, टाइम लैग, इंग्लिश में लिख लो टाइम लैग, नहीं होती। ये 5 नियम हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझने हैं। ये वैज्ञानिक लेनार्ड और मिलिकन हर्ट्ज इन्होंने प्रयोग के आधार पर ये 5 नियम दिए हैं। अब इनको एक्सप्लेन हम लोग बारी बारी से करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। अब ठीक है, अब सभी ने स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने ना लिया हो। ये 3 नियम इधर हैं हमारे और 2 नियम इधर हैं।
बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, इतना याद रखना। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलिए अब इनका मतलब क्या है थोड़ा सा वो समझ लो। देखो पहला नियम क्या कहता है, अब ये किसने दिए और कैसे दिए आप लोगों को पता चल गया। जो वैज्ञानिक लेनार्ड, मिलिकन और हर्ट्ज ने अनेक प्रयोग किए थे उसके आधार पर इन्होंने 5 नियम दिए। पहला नियम क्या कहता है बच्चों कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, इसका मतलब जानते हो कि उस धातु की सतह से कितने प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर मैं प्रकाश की इंटेंसिटी या तीव्रता की बात करूं, अगर गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह प्रकाश निकलता है, बड़ा प्यारा प्यारा सा छांव, मतलब बड़ी मंद मंद सी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, आप उसमें आसानी से उसका सामना कर सकते हो। लेकिन जब दोपहर होती है तो वही आपको जलन पैदा करती है। गर्मियों की बात कर रहा हूं, जब टेम्परेचर आपका 45-50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, क्या शुरुआत से टेम्परेचर इतना होता? नहीं, शुरुआत में टेम्परेचर जब सूर्य निकलता है प्रकाश की तीव्रता कम होती है, ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी को वो झुलस या जलन पैदा नहीं करता है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, 12-1 बजता है, इंटेंसिटी प्रकाश की बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है, तो तीव्रता बढ़ने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जलन उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है कि अगर प्रकाश की इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है, तो वहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी, अर्थात ज़्यादा मात्रा में प्रकाश इलेक्ट्रॉन सर्जित होने वाले हैं। अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि किसी धातु की सतह से कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है तो वहां पर प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी, और अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बच्चों कम हो जाएगी। क्लियर है सभी को? देख लीजिए पहला पॉइंट, जल्दी से बताओ। अरे सब होंगे भाई, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको देख लो। हाँ, ये ग्रुप ये वैसे मैं प्रोवाइड कर चुका, चलो मैं दोबारा से, अगर पेड ग्रुप में हो तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। सभी लाइक एंड शेयर जल्दी से करो, देखो बहुत कम लाइक्स हैं भाई, जल्दी से लाइक एंड शेयर करो। सुदेश ठाकुर तुम कहाँ से आए हो पहले तो ये बता दो भाई, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, महा मैराथन चल रहा है फिजिक्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री का हुआ करेगा। तो पहले भाई फिजिक्स का एक चैप्टर एंड फिर केमिस्ट्री का चैप्टर एंड, ऐसे चलने दो ना, दोनों को हमने एक कंबाइन कर दिया, 2 घंटे का क्लास है भाई, थोड़ा सा इसे यूज कर लिया करो, ठीक है। चलिए देख लीजिए भाई, तुम लोग है ना, क्या बोले तुम्हारे बारे में, मतलब एक ही दिन में चाहते हो सब कुछ खत्म करा दो, इंसान है यार, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। ये सीरीज जितनी चल रही थी, क्या इन्हें और कोई कराने आ रहा था? थोड़ा भगवान ने दिमाग दिया, उसको यूज़ कर लिया करो। चलिए कम टू द पॉइंट, मैं ज़्यादा टाइम आपके ऊपर वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग कितने ग्रेट हो आई नो। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, अब प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, अब वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ये धातु की सतह मान लीजिए, ये क्या है, धातु की सतह है, हमने इस पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला और उसके साथ साथ प्रकाश की तीव्रता कैसी है वो भी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से निकलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसको याद रखना, मैंने यही लिखा है दूसरे पॉइंट में कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, अर्थात सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी तेजी से गति कर रहा है, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं धातु की सतह से, ये तो डिपेंड करेगा प्रकाश की तीव्रता पर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी तेजी से गति करेगा, उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये अपने दिमाग में दूसरा पॉइंट नोट कर लो कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती।
दो पॉइंट हैं बट दोनों ही पॉइंट एकदम डिफरेंट हैं एक दूसरे से। पहले पॉइंट में मैंने बोला कि किसी धातु के पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो कितनी तेजी से गति करेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, ये दूसरा पॉइंट है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अब वो कितनी तेजी से गति करेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश की आवृत्ति पर। अगर प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर प्रकाश की आवृत्ति कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो प्रकाश कितनी तेजी से गति करेगा उस सरफेस से निकलने के बाद, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि प्रकाश कितनी तेजी से गति करने वाला है। आप बोलोगे सर हम क्यों मान लें? आपने अभी, मैंने आपको कुछ देर पहले ही एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया हो, गलती से आई डोंट नो लगाया कि भाई ई के बराबर क्या था, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है तो सीधी सी बात है भाई ई के का मान बढ़ जाएगा। अपना थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर आप भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ समझा दिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, अर्थात प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये 3 पॉइंट क्लियर हैं? मेरे को जल्दी से बता दो कि किसी धातु के पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वो तो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे अब वो कितनी तेजी से गति करेंगे, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है ना? अगर रटोगे कभी नहीं रट पाओगे। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो वो मैंने विद लॉजिक आपको बता दिया। इंटेंसिटी तीव्रता पर निर्भर क्या करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस धातु की सतह से निकलने वाले हैं। वो मात्रा जो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है, कितनी मात्रा में निकलेंगे, उत्सर्जन की जो दर है, वो डिपेंड करेगी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। लेकिन कितनी तेजी से गति करेगा इलेक्ट्रॉन, ये किस पर डिपेंड करेगा? कौन बताएगा? ये फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है ना? क्लियर सभी को? ओके। आकाश ये शो पता नहीं क्या लिखा तुमने, एक बार बेटा दोबारा से देख लेना, क्योंकि ज्यादा लॉजिकली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही इजी आप लोग समझ सकते हो। चौथा जो पॉइंट है, मैंने चौथा पॉइंट आपको पहले भी समझा दिया है कि अगर हमने जो प्रकाश धातु की सतह पर डाला है, अगर उस प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, वो निश्चित आवृत्ति मैंने बोला था दहली आवृत्ति। अगर प्रकाश के पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, अगर वो दहली आवृत्ति से कम है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो ही नहीं सकता। चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी भी हो, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दो, वो मैटर नहीं करता। अगर फ्रीक्वेंसी, अगर आवृत्ति प्रकाश की दहली आवृत्ति से कम है, तो उस धातु की सतह से कभी भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी भी कर दो, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दो। दूसरा मैंने जो अगला पॉइंट लिखा है, हमने जैसे ही प्रकाश की सतह, ये धातु है, जैसे हमने धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब प्रकाश डालेंगे, इस धातु के जलने के बाद ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। भाई याद रखना इस चीज को, हमने जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश डाला, उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि धातु की सतह पर प्रकाश डलेगा, फिर वो धातु के अंदर तक जाएगा, 2-4 घंटे लेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ही आप प्रकाश धातु की सतह पर डालोगे, उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की भी कोई भी टाइम लैग नहीं होता, कोई भी समय नहीं लगता। तो जो मैंने यहां पर टर्म यूज किया समय पश्चिता, अर्थात जैसे ही आप प्रकाश डालोगे उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने प्रकाश डाला 2-4 घंटे रुकेगा उसके बाद निकलेगा।
इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे ही आप प्रकाश धातु की सतह पर डालोगे उससे तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई भी टाइम लैग, कोई भी समय नहीं लगता है। तो ये चौथा और पांचवा नियम है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तीन जो आपने पीछे पढ़े हैं उनसे बहुत ज्यादा सिंपल आपको लग रहे होंगे कि यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति अर्थात दहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे प्रकाश की तीव्रता आपकी कुछ भी हो। धातु की सतह पर जैसे ही हम लोग प्रकाश डालते हैं उससे तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई टाइम लैग नहीं होता, अर्थात कोई समय पश्चिता नहीं होती। ठीक है, ये 5 नियम है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरे को जल्दी से बता दो भाई। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो मेरे को नहीं लगता इसमें दिक्कत होने वाला है। जितने बच्चे लाए वो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। अगर आप रेगुलर चाहते हो कि मैं आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करूं, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कल से मैं बच्चों को देखूं। आज तो मैंने भाई 260 270 तक बच्चे देखे हैं। कल जो यहाँ पर लाइव होना चाहिए अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो जो सीरीज है वही चलाता रहूँगा भाई। 300+ बच्चे लाइव होने चाहिए। ये छोटा सा मैंने एक नंबर दे दिया, मेरे को नहीं लगता है इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होने वाला है। 300+ बच्चे तो यूं ही आ जाते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है? सभी को क्लियर है ना? बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। और मॉडर्न फिजिक्स हलवा है, रियल में बता रहा हूँ। अगर आपको टिपिकल लगता है ना तो मेरे सेशंस जितने भी मैं कराऊँ आपको, लाइक करो पहले 400+ जल्दी से। मैं जितने भी आपको मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर्स दूँ ना, पहले मॉडर्न फिजिक्स पूरी तरह से पढ़ लो, फिर आप अनसॉल्व उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन आपको एक तो आउट नहीं मिलेगा। और इतनी ईजी लैंग्वेज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आप लोग उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत ईजी लैंग्वेज, बहुत ही प्यार से और बहुत ही बेसिक से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई जो लेना चाहते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। हमारे ज़्यादातर बच्चों को क्लियर हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको और देने वाले हैं। आप लोग रेडी हो जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का ये। वैसे रेडी हो सभी न्यूमेरिकल के लिए? जल्दी से बताओ, रेडी हो ना? चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग ट्राई करोगे हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट वेरी टिपिकल, इट्स वेरी इजी। आप लोग कोशिश करना। किसी धातु का कार्यफलन या किसी टाइप का, इसमें क्या पूछा था? इसमें दहली आवृत्ति दहली तरंग आप लोग निकाल ही लोगे इसको। एक फोटोन की ऊर्जा, इसको करिए। चलिए, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा 10 × 10⁻⁻19 जूल है। 10 × 10⁻⁻19 जूल है। आगे कह रहा है इसकी संगत तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए। इसकी संगत तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं? ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैं इजी वाले ही आपको दे रहा हूँ। अभी मैं टिपिकल पर नहीं पहुँचा हूँ, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इजी तरीके से इसको कर सकते हो। क्या बोला? एक फोटोन की ऊर्जा 10 × 10⁻⁻19 जूल है। इसकी संगत तरंगदैर्घ्य का हमें परिकलन करना है कि भाई इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होगा, जो तरंगदैर्घ्य होगा, आखिर वो कितना होगा। अगर आपको पता है आप लोग कर सकते हो तो जल्दी से बताइए। है कुछ नहीं सवाल में, फोटोन की ऊर्जा ई आपको दे रखा है 10 × 10⁻⁻19। ठीक है ना बच्चों? पूछा क्या है बेटा उसने? इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होगा, इसकी संगत जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा हमसे पूछा है। आपने गलती से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = hν, जो फोटोन की ऊर्जा होती है। सभी को पता है? नहीं पता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब न्यू बराबर आप जानते हो C/λ होता है, तो E बराबर हमारा चलिए सॉरी E बराबर hc/λ हो जाएगा। लैम्डा आपको निकालना है तो लैम्डा को आप यहाँ पर ले जाओ, E को आप यहाँ पर ले आओ। लैम्डा बराबर hc/E, सारी वैल्यूज लगा दो जो भी आपको दे रखी हैं। प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ एंड
प्रकाश की ऊर्जा, फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, 10 × 10⁻⁹। क्लियर बच्चों यहाँ तक सभी को। अब देखो इनका आप आपस में मल्टीपल कर सकते हो, तो 6 × 18 का 8, हंस लगा 1, 6 × 18 19, थोड़ा -34 है प्लस का 8 है, क्या बचेगा 10⁻⁻26। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻19/10 लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे कर लोगे, जल्दी से बताओ आगे कर लोगे या फिर मैं पूरा ही करा दूं। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, 10 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे, बात वही है। एक पावर आप चाहो तो यहाँ से कम कर सकते, नहीं तो ऊपर लेके चले हो, -27 हो जाए प्लस का 19 रह जाए। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 19.8 थोड़ा 26 है माइनस का, प्लस का 19 है, क्या बचेगा 10⁻⁷। इसको भी ऊपर लेके जाऊँगा 10⁻⁻1। तो अब हमारा जो लैम्डा है ये क्या बना, 19.8 × 10⁻⁸। अगर मीटर में चाहूँ तो ख़त्म, मीटर में हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूँ तो आप जानते हो कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर मेरे को मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो 1 मीटर वाला क्या हो जाए 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आप यहाँ पर लगा दो, तो 19.8 × 10⁻⁸/10⁻⁻। इसको ऊपर लेके जाओगे आप लोग तो 19.8 × 10⁻⁸/10⁻, क्या बचेगा 10⁻2। 19.8 10⁻2 का मतलब 100, और 100 का मल्टीपल इसमें करोगे तो क्या आएगा 1980 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा लैम्डा निकल के आ गया है। तो ऐसे करके हम इस सवाल को बच्चों कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने कर भी लिया होगा। कितने बच्चों का आंसर ये आया है मेरे को जल्दी से बता दो, जितने बच्चे हमारे लाइव हो। आ गया सभी का, ये नहीं आया अभी 400 प्लस लाइक्स हुए हैं, बताइए इतनी बढ़िया क्लास में 400 प्लस लाइक्स होंगे तो कैसे काम चलेगा ये बताइए। इससे बढ़िया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लाला ले रहे होते तो 250 हमारे 500 प्लस लाइक्स तो वैसे ही हो जाते हैं। आप लोग चाहते नहीं हो हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करें, पता है, इसे देखकर ये प्रतीत होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हो तो। सवाल खत्म है हमारा ये। चलिए नेक्स्ट चीज डाल लीजिए बच्चों सभी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक। छोटा सा इसमें, ज़्यादा हम लोग लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं करेंगे। जो प्लांक ने बताया, जो हम लोग आइंस्टीन के प्रकाश हेतु समीकरण में यूज़ करेंगे, केवल वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या लिखोगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, क्या कहता है सिद्धांत। क्या लिखोगे, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। पैकेटों के रूप में चलता है। इन बंडल या पैकेट को, क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। इन बंडल या पैकेट्स को क्या कहा जाता है, इन बंडल या पैकेट को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में हमारा लाइट होता है, उस निश्चित मात्रा के लाइट के पास एक निश्चित एनर्जी होती है जिसको नाम दिया हमने फोटोन। इन बंडल या पैकेट को फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन के पास hν ऊर्जा होती है। क्या होती है, hν ऊर्जा होती है। जहाँ h आपका क्या है, जहाँ h प्लांक नियतांक तथा ν प्रकाश की आवृत्ति है। प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है ना। ये है आपका प्लांक का छोटा सा क्वांटम सिद्धांत, जो मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये दिक्कत करने वाला है। अगर आपसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पूछा जाए तो आप इजीली उसको बता सकते हो। कोई भी आपसे पूछे कि जो हमारा प्रकाश है
वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे गट्ठर बंडल जो होते हैं ना, या फिर पैकेट बना लो, पैकेट मान लो, उनके रूप में चलता है, छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज़ में चलता है। और ये स्मॉल क्वांटिटीज़ को उन्होंने नाम क्या दे दिया, फोटोन। और प्रत्येक फोटोन के पास जो ऊर्जा है वो कितनी ऊर्जा होती है, एच न्यू ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर एच आपका क्या है, प्लांक नेतांक, वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आपका होता है। और न्यू हमारे यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है ना, बहुत ही इजी है, इसमें आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा व्याख्यान देने की जरूरत भी नहीं है, इतना आप लोगों को बच्चों याद रखना है। ओके, देख लीजिए सभी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है ना सभी को, देख लीजिए। ये प्लांक का छोटा सा क्वांटम सिद्धांत है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। ओके, इसके बाद जो अगली चीज़ आएगी वो क्या आएगी, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में एक समीकरण दिया, जिसको हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। वहाँ पर हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। इन बंडल या पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन के पास h ऊर्जा होती है। उसके बाद जब प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो प्रकाश में से कोई एक फोटोन धातु के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर, वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, आप लोग इजीली उसको कर सकते हो। यहां तक क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए, यहां तक क्लियर है सभी को, अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलिए अब जो इस चैप्टर की जान है, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण वाला टॉपिक है ये। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, अब क्या है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम, ध्यान से समझना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में एक समीकरण दिया या एक समीकरण प्राप्त किया, चाहो आप जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में एक समीकरण दिया, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, या पैकेटों के रूप में चलता है। ध्यान से समझना भाई इसको, ये तो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन बंडल या पैकेट को, इन बंडल
या पैकेट को फोटॉन कहते हैं। फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन के पास कितनी ऊर्जा होती है बच्चों? h न्यू ऊर्जा होती है। अब h क्या है आपको पता, प्लैंक नियतांक है, और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से उसे लिखने वाला नहीं हूँ। अब जो मुद्दे की बात है, अब हम उस पर आते हैं। अब देखो प्रकाश है, प्रकाश क्या होगा, धातु की सतह पर गिरेगा। तो जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरेगा तो प्रकाश में क्या है, बहुत सारे फोटोन हैं। चलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना। अब आइंस्टीन के अनुसार, अब ये आइंस्टीन की रामायण चलेगी जो मैं बताऊंगा। आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो प्रकाश में से, आप बताइए प्रकाश किसके रूप में चलता है? अभी मैंने कुछ देर आपको ऊपर पहले क्या बताया। तो प्रकाश क्या हुआ, धातु की सतह पर गिरा। अब प्रकाश में क्या भाई, प्रकाश किसके रूप में चलता है? फोटॉन्स के रूप में गिरता है। तो वो प्रकाश में से कोई एक फोटॉन, तो प्रकाश में से कोई एक फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर, या फिर लिख लो धातु के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर, ये थ्योरी बेस्ड है याद रखना, किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी सारी ऊर्जा उसे दे देता है। कौन दे देता है? फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उसे दे देता है। ठीक है। इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो जाती है। जिसे धातु का कार्यफलन W, ठीक है, धातु का कार्यफलन कहते हैं। तथा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने थोड़ा सा पीछे ध्यान दिया होगा तो आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं लगता आ रहा होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। और मैं कलर दूसरा यूज कर रही हूँ। ये क्या है, कोई धातु है, ये इसकी सरफेस है। अब इस धातु के अंदर क्या है बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर बना सकते हो। अब हमने क्या किया, इस धातु पर हमने उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला। क्या डाला? ये हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट, उच्च आवृत्ति का प्रकाश। अब हमने उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाल दिया। अब आप सभी को पता है कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? फोटॉन्स के रूप में। बच्चों प्रकाश किसके रूप में चलता है? फोटॉन्स के रूप में। अब क्या होगा, जो प्रकाश हमने डाला है उसमें बहुत सारे फोटॉन्स हैं। तो उन फोटोनों में से कोई एक फोटोन धातु के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। मान लीजिए इस वाले इलेक्ट्रॉन से वो टकरा गया, कोई एक फोटोन। वैसे तो बहुत सारे से टकराएगा, लेकिन हम एक्सप्लेन केवल एक ही के ऊपर कर रहे हैं। धातु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो प्रकाश आ रहा है उसमें बहुत सारे फोटॉन्स हैं। तो प्रकाश में से कोई एक फोटोन धातु के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा
और जितनी ऊर्जा उस फोटोन के पास होगी, फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है बच्चों, एच न्यू, कितनी ऊर्जा होती है, एच न्यू। अब इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को, ये कहां पर है, धातु के अंदर है, धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो गई, जिसको हम कहते हैं धातु का कार्यफलन। और शेष ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, अर्थात वो यहां से बाहर निकल जाएगा गति के साथ, जिससे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जो फोटोन के पास टोटल ऊर्जा कितनी थी, एच न्यू। अब इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो गई, जिसको कहते हैं धातु का कार्यफलन। और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी, अर्थात ई के। तो ई के बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इधर भेज दो, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये आइंस्टीन का अगर हम देखें प्रकाश वैद्युत समीकरण हमारे पास आ चुका है। अगर हम इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना अगर हम करें ई के बराबर ए न्यू माइनस बी से करने पर, जो प्रायोगिक समीकरण दिया था लेनार्ड, मिलिकन और हर्ट्ज ने, अगर इस समीकरण की तुलना उससे कर दी जाए तो ए यहां पर आपका क्या है, ए आपका है प्लांक नियतांक, ए क्या है आपका यहां पर प्लांक नियतांक, और बी क्या है आपका धातु का कार्यफलन। तो जो वैज्ञानिक वो तीनों मिलकर नहीं कर पाए, वो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अकेले ने कर दिया, क्योंकि तो भाई ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं, धातु का कार्यफलन। ठीक है, ए क्या है यहां पर, जो प्रायोगिक समीकरण है, इस समीकरण की तुलना लिख लीजिए नीचे यहां पर, प्रायोगिक समीकरण, प्रायोगिक समीकरण ई के बराबर ए न्यू माइनस बी से करने पर। तो जो प्रायोगिक समीकरण में ए और बी, उन्होंने क्या बोला था, ए और बी को, ए और बी उनके अकॉर्डिंग क्या थे, कांस्टेंट, बट ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया कांस्टेंट। लेकिन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर इन्होंने क्या बताया कि इस प्रायोगिक समीकरण में जो ए है वो प्लांक नियतांक है, और जो बी है वो धातु का कार्यफलन है। ये अपने दिमाग में आप लोगों को फीड कर लेना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे जल्दी से। ए क्या है प्लांक नियतांक, बी क्या है धातु का कार्यफलन, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो भाई इलेक्ट्रॉन सर्जित नहीं होने वाला, तो लिख लीजिए, यदि प्रकाश की आवृत्ति, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, दहली आवृत्ति से, वही एक निश्चित आवृत्ति से कम है, तो ठीक है, जो दहली आवृत्ति वाली कंडीशन होती है ना, ये कुछ देर पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर रखा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा भी लगाओगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। कम है तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होने वाला नहीं है, अगर दहली आवृत्ति से कम है तो। अभी आपने जो समीकरण पढ़ा है ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू, उसमें रख दीजिए 0। अब एच न्यू की जगह क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, क्योंकि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है, माइनस डब्ल्यू, या डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एच न्यू नॉट। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट। अगर आपने उसको कोई इक्वेशन बना रखा है, बना लीजिए, नहीं बनाया तो पहला। अब जो डब्ल्यू का मान आपने निकाला है उसे समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर आपने क्या पढ़ा, ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू, एच न्यू माइनस डब्ल्यू की जगह एच न्यू नॉट, एच आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ये ई के आ गया। यही आइंस्टीन का वैसे प्रकाश वैद्युत समीकरण है, यही क्या कहलाता है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये भी है अभी थोड़ा सा आगे और आने वाला है। चलिए यहाँ तक हो गया, सभी को नहीं आया तो एक बार और डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो। माना कि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग Vmax है, तो क्या है, Vmax है, तो आपने k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर शायद सभी ने पढ़ा होगा, तो E के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 mv² मैक्स। और आप चाहते हो तो इस इक्वेशन सेकंड बना दो और ये वाली हमारी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी।
ठीक है। ये जो ई के का मान है आप यहाँ पर उठा के रख दोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ लिख लेना, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछे तो आप इजीली आसानी से उसको बता सकते हो। देखो यहां तक समझने में मेरे को नहीं लगता ये थ्योरी में किसी बच्चे को दिक्कत आया होगा। ठीक है, एक बार हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक आइंस्टीन हैं, इन्होंने क्या किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को यूज करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में एक समीकरण प्राप्त किया जिसको कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है सभी बच्चे जानते हो। आइंस्टीन के अनुसार क्या है कि जो प्रकाश है, जब प्रकाश धातु की किसी सतह पर गिरता है, ठीक है, तो प्रकाश में से कोई एक फोटोन, क्योंकि प्रकाश फोटोन्स के रूप में चलता है मैं आपको बता चुका हूं, तो प्रकाश में से कोई एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर जितनी भी ऊर्जा उस फोटोन के पास थी वो सारी की सारी ऊर्जा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। भाई ये तेरी अमानत है, तू रख ले। तो जो ऊर्जा फोटोन के पास थी अब वो किसके पास आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन के पास। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, धातु के अंदर है। कहाँ पर है, धातु के अंदर है। अब जो ऊर्जा फोटोन के पास थी वो इलेक्ट्रॉन के पास आ चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऊर्जा में से, जो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से, धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च होगी, जिसको कहते हैं धातु का कार्यफलन। और जो शेष बची हुई ऊर्जा होगी वो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से 9 तो 11 हो जाएगा, अर्थात काइनेटिक एनर्जी के रूप में। मतलब उसके बाद गतिज ऊर्जा आ चुकी है तो वो गति करके उड़ जाएगा, मतलब गति कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है। अब हमने फोटोन के पास कितनी ऊर्जा थी बच्चों, एच न्यू। इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो गई, धातु का कार्यफलन कह दिया। बाकी ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो गई। ई के बराबर क्या है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। इसकी तुलना अगर हम प्रायोगिक समीकरण से करें जो लेनार्ड, मिलिकन और हर्ट्ज ने दिया था, क्या था वो, ई के बराबर ए न्यू माइनस बी। वो वहां पर ए और बी को उन्होंने क्या बोला था भाई कि यहां पर ए और बी कांस्टेंट है, लेकिन रियल में ए और बी कांस्टेंट नहीं है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपना प्रैक्टिकल किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपने तथ्य दिए, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ए यहाँ पर प्लांक नियतांक है और बी हमारा धातु का कार्यफलन है। इज दैट क्लियर। फिर आगे, अगर प्रकाश के पास, अगर प्रकाश की जो आवृत्ति है अगर वो एक निश्चित आवृत्ति से कम है, जिसको हम दहली आवृत्ति बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन सर्जित नहीं होते, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन सर्जित नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ई के का मान हमने जीरो कर दिया। लेकिन कब होता है, दहली आवृत्ति। तो जीरो बराबर एच न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू, या डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट आ जाएगा। ये मान आप इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रखोगे तो ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो। एच को आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया, इक्वेशन मैंने इसको सेकंड बना दिया। अगर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, अगर उस इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम वेग है अगर वो कितना है, वी मैक्स है। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है, जो अधिकतम वेग हो सकता है, जितनी तेजी से वो गति कर रहा है, तो भाई वेलोसिटी उसका मैक्सिमम हो सकता है उस कंडीशन। क्योंकि हमने अधिकतम गतिज ऊर्जा बोली है, अधिकतम टर्म यूज किया है, तो भाई जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वो भी मैक्सिमम होने वाला है। होगा या नहीं होगा, आप भी थोड़े से समझदार हो। ठीक है, तो आपने जो गलती से पढ़ा है ना फॉर्मूला के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स। ये वैल्यू आप यहाँ पर उठा के रखोगे तो आपके सामने एक ये फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो मुझको नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। इस स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। ये वैसे हमारा क्लियर है, मैं इसको एक और फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, वो आप लोग समझ लीजिए। देखो न्यू बराबर आप लोग जानते हो सी अपॉन लैम्डा होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें यूज़ करना है। न्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो भाई 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स है, एच है, अंदर न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, न्यू नॉट की जगह सी अपॉन लैम्डा नॉट। सी को यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे तो एस सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर और बन जाएगा। ठीक है।
न्यूमेरिकल्स यूज़ होंगे, इसलिए मैं आपको जगह जगह नई नई चीज़ें बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना रहे कि सर ये कहाँ से बना, सर वो कहाँ से बना। तो ये भी हमारा एक टर्म बन जाता है बच्चों, ये भी आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण ही है, क्योंकि ये यूज़ होगा तो कहोगे सर ये कहाँ से आया। तो मैं नहीं चाहता आप लोग आगे जाके ऐसा कुछ बोलो। तो इसमें कह रहा है 4400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, 4400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित है, एक धातु के तल मतलब या ना प्लेन तल पर आपतित है, मतलब गिरता है, आपतित है। आगे कह रहा है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसका कार्यफलन अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना उसी के ऊपर आधारित है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, आगे कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। जल्दी से करिए अगर आप लोग कर सकते हो तो। चलिए भाई जल्दी से देख लीजिए इसको, अगर ना आए तो आप लोगों को मैं SW दे रहा हूँ। आगे का जो बचा है उसको हम लोग कल ख़त्म करेंगे।